नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के, जो हमारी वीकली होती है। इधर कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से थोड़ा सा ये क्लास आप लोग की डिले हुई है, लेकिन चलिए इसके तहत हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने भी वाले हैं। सबसे पहले तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो 2023 में होते हैं, आप सभी जानते हैं कि 4 टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच होता है, फिर उसके बाद विंबलडन जो ब्रिटेन में होता है, और फिर जो चौथा होता है अमेरिका में होता है। तो वहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानेंगे। COP28 हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के उस पर हम बात करेंगे, व्यास सम्मान पे बात करेंगे। इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसकी चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए बिना समय गंवाए आइए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्या है, ग्रैंड स्लैम 2023 टूर्नामेंट। और इसमें आप सभी जानते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और यूएस। इसको आप याद रखना हो, अगर कभी ये क्रम पूछे तो बस ऑस्ट्रेलिया से शुरू करिए और बढ़ते जाइए। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर आप मैप में इधर आएंगे तो फ्रांस पड़ेगा, फिर ऊपर जो है यूके पड़ेगा, और सबसे जो है लास्ट में अमेरिका पड़ेगा। तो ये हो गया एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपका। फिर ग्रैंड स्लैम है क्या, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट, मतलब ये जो ग्रैंड स्लैम है वो आपका टेनिस से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। तो उसी का 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम में शामिल है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। प्रत्येक वर्ष सभी टूर्नामेंट आयोजित होते हैं और इनको संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। 2023 के सभी चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हो चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि होता क्या है कि आपकी परीक्षा कभी होती है तो अगर चारों नहीं हुए रहते हैं तो पीछे से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको देखिए पीछे का भी ध्यान रखना है, और जो अभी हुए हैं उसको तो ध्यान रखना ही रखना है। क्योंकि इस बार जो आपका पेपर होने वाला है वो फरवरी में होने वाला है और मार्च में। तो हो सकता है कि ये चारों पूछ ले, और पीसीएस में तो बहुत संभावना है कि अगला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो वहां से भी प्रश्न आ जाए। तो चलिए जब वो होगा तो उसकी चर्चा हम करेंगे 2024 वाले। लेकिन अभी चूंकि 23 है और आरओ के लिए तो यही इतने महत्वपूर्ण है, यदि 4 आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन आईटीएफ द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी भी पूछ सकता है कि इसका जो है आयोजन कौन सी संस्था कराता है, तो आईटीएफ कराती है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। अब इसमें अगर देखेंगे तो देखिए इसमें पहले तो जब आयोग पूछता था तो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता था। वो केवल विजेताओं के बारे में पूछता था, और उसमें भी बहुत ज्यादा संभावना होती थी कि पुरुष विजेताओं के, मतलब मेल जो विजेता हैं उनके बारे में पूछ लेता था। लेकिन अब वो विजेता के साथ साथ उप विजेता को भी पूछ रहा है कि मतलब किससे, मतलब फाइनल में किसने किसको हराया। और उससे भी एक कदम आगे जा करके ये महिलाओं पे भी पूछ ले रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ आप डिटेल से पढ़ लीजिए, और हमने यहाँ आपको बहुत डिटेल से बताया भी है। अगर आप इतना कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका एक प्रश्न पक्का है। तो आइए सबसे पहले देखिए, पुरुष एकल विजेता है, कौन है? नोवाक जोकोविच। ये किस देश के हैं? सर्बिया के। देखिए ये सर्बिया इसलिए लिखा है क्योंकि दे देगा कि नोवाक जोकोविच ने जीता, ये किस देश से संबंधित है। चेक गणराज्य, रूस, सर्बिया, फ्रांस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी समय इसको भी ध्यान लीजिए कि जो विजेता है या जो उप विजेता वो किस देश से संबंधित रहे हैं। और अगर उप विजेता की बात किया जाए तो स्टेफोनास सितसिपास जो है वो ग्रीस के जो हैं वो इसके उप विजेता हैं। मतलब विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच और उप विजेता स्टेफोनास सितसिपास ग्रीस के। अब इसी में अगर महिला एकल विजेता की बात हो तो आर्यना सबालेंका जो है ये बेलारूस की हैं, ये विजित करी हैं कौन सा प्रतियोगिता? तो 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसी तरह अगर उप विजेता की बात किया जाए तो एलेना रायबिकिना है, ये कजाकिस्तान की हैं। और चूंकि ये अभी
पहली बार ऐसा इन्होंने इस उपलब्धि तक पहुंचने का काम किया है, तो हो सकता है कि ये उपविजेता पे भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि महिला उपविजेता कौन है और ये किस देश की रही हैं। फिर 2022 में अगर आयोग, चूंकि आप सभी जानते हैं कि एक कदम पीछे भी जा करके पूछ लेता है, तो अगर 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो इसमें पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में एशले बार्टी ने खिताब जीता था। अगर 2022 का पूछे तो राफेल नडाल है और महिला वर्ग में एशले बार्टी है। अब यहाँ आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग को बताना कि राफेल नडाल और एशले बार्टी जो है वो किस देश से संबंधित रहे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया 2022। अब आइए अगला हमारा जो होगा वो फ्रेंच ओपन 2023। और इसमें अगर पुरुष एकल विजेता की बात करें तो नोवाक जोकोविच जो है वो विजेता है सर्बिया के, और उप विजेता है कैस्पर रूड नॉर्वे के। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता है और उप विजेता है कैस्पर रूड नॉर्वे। और महिला एकल विजेता है ईगा स्विटेक पोलैंड की। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो पोलैंड की है ईगा स्विटेक, ये है उप विजेता। और उप विजेता कौन है? कैरोलिना मुचोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। जो कैरोलिना मुचोवा है, ये जो चेक गणराज्य की हैं, ये उप विजेता है फ्रेंच ओपन 2023 की। और अगर 2022 में इसकी बात की जाए तो यहाँ भी राफेल नडाल ने जीता था। और अगर इसका देखा जाए कि पिछली बार भी फाइनल ईगा स्विटेक ने जीता था, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। तो ये आपने दूसरा देखा फ्रेंच ओपन के बारे में, और ये इनके फोटो हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला आप लोग देखिए विंबलडन ओपन 2023। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुरुष एकल विजेता जो है वो एक कार्लोस अल्कराज है। इन्होंने जो है वो जीता है। ये किस देश के हैं? तो ये है स्पेन के। कार्लोस अल्कराज जो है वो पुरुष विजेता है। और इसी में अगर उप विजेता की बात की जाए तो नोवाक जोकोविच है, और ये है सर्बिया के। देखिए ये सब चीजें इतने महत्वपूर्ण है, और चूंकि मैंने आपको एक स्लाइड में ही दे दिया है तो कोशिश करिए कि जब हम पढ़ा रहे हों तो आप जो है इसका फॉर्मेट बना दीजिए, इसको लिख लीजिए। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और हम अपनी टीम से भी ये अनुरोध करेंगे कि इसका जो है PDF वो आप लोगों को अवेलेबल करा दें, ताकि आप लोग को वहां से भी चीजें मिल जाए, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो अब देखिए महिला एकल विजेता है मार्केटा वोंद्रोसोवा, और ये है चेक गणराज्य की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने भी ये इतनी बड़ी उपलब्धि पहली बार हासिल की है। तो मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य की है। और उप विजेता इन्होंने किसको हराया था? तो ओन्स जबूर है एक, और ये ट्यूनीशिया की महिला है, तो टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको इन्होंने हराया था। और पिछले वर्ष 2022 में यदि पुरुष एकल का खिताब देखा जाए तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, और महिला एकल का खिताब एलिना रिबिकीना ने जीता था। तो पिछले वर्ष को भी ध्यान में रखना है कि पुरुष वर्ग नोवाक जोकोविच, और महिला की बात किया जाए तो एलिना रिबाकीना ने जीता था। और सबसे लास्ट, सबसे अंतिम में आता है US ओपन 2023। और इसमें अगर देखा जाए तो पुरुष एकल जो विजेता है वो नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, और उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के जो है, ये जो है इसके उप विजेता हैं। तो विजेता के साथ साथ आपको उप विजेता पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अब जो है आयोग थोड़ा तूफानी करने के चक्कर में यहां से भी प्रश्न बना देता है, या ऐसा कर सकता है कि वो चारों टेनिस प्रतियोगिताओं को लिख दे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US, और जितने भी उसके जितने भी सारे विजेता हैं उनका नाम लिख दे और कह दे मिलाने के लिए, तो ये भी आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में जा करके इसको देखिएगा। और यहाँ तो हम बहुत विधिवत तरीके से आपको करा ही दे रहे हैं। और अगर US ओपन 2023 की महिला एकल की बात की जाए तो कोको गॉफ एक है, ये अमेरिका की हैं, इन्होंने जो है जीता है, मतलब ये अपने ही देश की टेनिस प्रतियोगिता को जीता है। क्या नाम है इनका? कोको गॉफ। और उप विजेता कौन है?
आर्यना सबालेंका, ये जो बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। और पिछले वर्ष 2022 में यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब स्पेन के अल्कराज गार्फिया और महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता था। तो ये पुराना है, हालांकि ये अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि हो सकता है कि आयोग थोड़ा सा पीछे जाके पूछ ले, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है, संभावना यहीं से है, और इसको तो आपको बहुत ध्यान से देख के जाना है। तो चलिए, ये हो गए टेनिस के बारे में। अब आइए आप लोग अपने पहले क्वेश्चन में, कि हाल ही में दुबई में आयोजित कॉप 21 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? निखिल डे, पुष्पा भारती, विजय अमृतराज, डॉक्टर अतुल शाह। आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। और देखिए, कमेंट सभी को करना है। देखिए, इस प्रश्न में ही ये क्वेश्चन है। अब ये पूछ लेगा कि कॉप 28 का आयोजन कहाँ हुआ, तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि दुबई में हुआ ये चीज। तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। अब उसके बाद बताइए कि ये जो रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 है वो किसे प्रदान किया गया? निखिल डे, पुष्पा भारती, विजय अमृतराज, डॉक्टर अतुल शाह। सभी लोग कमेंट करके इसको बताएं, एक नंबर सभी बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डॉक्टर अतुल शाह को बताया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर डी होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता मतलब जो कॉप 21 है का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, और ये दिसंबर 2023 में, मतलब अभी हाल ही के इवेंट है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर ऊपर में देखा भी होगा। और चूंकि आप लोग अगर मेंस के लिए देखेंगे तो इसमें जो प्रावधान किए गए, इसमें जो बातें हुई, वैश्विक स्तर के नेताओं की चूंकि इसमें उपस्थिति होती है, वैश्विक भागीदारी होती है, तो वो लोग किस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। आपके मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है। अब यहां से अगला क्या है कि कॉप 21 के अध्यक्ष कौन है? तो सुल्तान अहमद अल जाबेर, जो यूएई के सुल्तान हैं, सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये इसके अध्यक्ष हैं। इस बैठक में लॉस एंड डैमेज फंड की आधिकारिक शुरुआत हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इस बैठक के माध्यम से किस फंड की शुरुआत हुई है? तो लॉस एंड डैमेज फंड की शुरुआत हुई है। रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023, जिसपे आपका प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर अतुल शाह को कुष्ठ रोग के देखभाल के लिए प्रदान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुष्ठ रोग, आप सभी जानते हैं कि लेप्रोस्कोपी जो एक बीमारी होती है भारत में, और इसमें इसके बहुत से मरीज भारत में पाए जाते हैं। तो उस क्षेत्र में डॉक्टर अतुल शाह ने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है, और इसी को ध्यान में रख करके उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड आईआईटी मंडी ने जीता। मतलब अगर ग्रीन यूनिवर्सिटी की बात हो कि इसने किस यूनिवर्सिटी ने जीता है, तो आईआईटी मंडी ने जीता है। और अब अगला देखिए, कॉप 29, आप 28 की बात हो गई है। कॉप 29 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान में होगा। कब होगा? नवंबर 2024 में। अब देखिए, चूंकि कॉप 28 की तो बात है, आपने पढ़ लिया। कॉप 29 अगले की भी आपने बात कर ली। हो सकता है कि आयोग जो है वो पीछे से भी पूछ ले, तो पीछे के लिए आपको देखना है कि कॉप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र में। मतलब 27 का आयोजन मिस्र में हुआ था, 28 का आयोजन दुबई में, और 29 का जो आयोजन होगा वो बाकू अजरबैजान में होगा। कब होगा? नवंबर 2024 में। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। और अगर असुविधा हो रही हो तो पेन पेंसिल लेके बैठिए, इसको नोट करते रहिए। बेहतर तो यही होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना कलेक्टिव एक जगह शायद ही आप लोगों को कहीं मिले। चलिए, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, जल्दी से बताइए। विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, मोहम्मद शमी, और डी जो है ए और बी। आप लोग को बताना है कि इसमें ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी सही है, डी सही है। और इसमें
सी, चूंकि टेनिस की बात हो रही है तो सी वाला तो वैसे भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि मोहम्मद शमी जो है ये क्रिकेट के हैं, हमारे बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, तो ये तो अपने आप में ऑप्शन गलत हो गया। अब आप लोगों को बताना है कि ये पुरस्कार किसको मिला, विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, मतलब इनको मिला या इनको मिला कि दोनों को मिला। तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट गया। और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी, वो एकदम सही है। ए और बी दोनों, इसमें जो होगा विजय अमृतराज और लिएंडर पेस दोनों को ही ये पुरस्कार मिला है सम्मिलित रूप से। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें कि देखिए, पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। वे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पहले जो है एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, मतलब ये दोनों जो पर्सनालिटी हैं ये एशिया में पहली बार ये शामिल हुए हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा ब्रिटिश पत्रकार रिचर्ड इवांस को भी शामिल किया गया है। देखिए ये भी आप लोग इसलिए ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ दो लोगों का दे दिया, हो सकता है कि चार दे दे। ब्रिटिश जो पत्रकार है रिचर्ड इवांस को भी शामिल कर ले, और उसमें और एक लोगों को और शामिल कर ले जो नहीं है। पूछ सकता है कि इसमें कौन जो है शामिल नहीं है। तो आप लोग दो तो है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस तो याद ही होंगे। ब्रिटिश पत्रकार है रिचर्ड इवांस, इनको भी ऐड कर लीजिए। और उसके बाद ये तीन फैक्ट याद रखिए। आपका प्रश्न यहां से आएगा तो ये गलत नहीं होगा। फिर वहीं दो ग्रैंड स्लैम किताब जीतने वाली चीनी खिलाड़ी लीना, जो महिला वर्ग में शामिल होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय, अब पहले तो फीमेल की प्रतिभा को जो है बहुत कंसीडर नहीं किया जाता था हमारे समाज के द्वारा, लेकिन अब चूंकि स्थिति बदल गई है और इनकी भागीदारी भी प्रत्येक जगह बढ़ गई है। प्रत्येक खेल हो या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, या गेम्स में हो, इनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो अब ये भी महत्वपूर्ण यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। और चूंकि ये चीनी खिलाड़ी जो लीना है ये पहली बार शामिल हुई हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग जो है इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी जान रहे होंगे कि आरओ की परीक्षा बहुत करीब है, और इस समय जो है वो टेस्ट सीरीज की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक कहीं से भी टेस्ट पेपर नहीं ज्वाइन किया, टेस्ट पेपर नहीं लगा रहे हैं, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर लगाएं। क्योंकि टेस्ट पेपर लगाने से ये होता है कि आपकी जो कमियां रहती, जहां आप सिल्ली मिस्टेक करते हैं, वो आपका दूर हो जाता है, और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। और एग्जाम के एक महीना पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर ही लगाइए, वो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, टेस्ट पेपर की भूमिका बहुत ही जरूरी होती है। तो हमारे संस्थान द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है, और अभी बहुत कम फी पे ये कोर्स चलाया भी जा रहा है। बहुत से बच्चे इसमें जुड़े भी हैं। यदि आप लोग भी जुड़ना चाहें तो 7303307507 पे संपर्क करें और इसका लाभ लें। इसके माध्यम से आपको डेली क्विज टेस्ट करवाया जा रहा है, पीडीएफ टेस्ट करवाया जा रहा है, करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है, सामान्य हिंदी पे भी संस्थान बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो एक तरीके से आपका संपूर्ण कवरेज, जो एग्जाम के पहले आप लोगों की एक समस्या रहती थी सर हमारा 4-6 क्वेश्चन से रह गया, हम बहुत करीब तक गए, तो विश्वास मानिए अगर आप यहाँ से जुड़ेंगे तो वो कमियां निश्चित तौर पे दूर होगी। और जो 2-4-6 क्वेश्चन से आप रह जाते थे, आप 2-4-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आएंगे। तो चलिए, ये आप लोगों के लिए एक बढ़िया अवसर है, लाभ उठाइए इसका। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। हाल ही में किसे प्रसिद्ध 23वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं यूपी की परीक्षाओं में तो यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। दिया कुमारी, शिव शंकरी, पुष्पा भारती, कबीर बेदी। देखिए 33वां है और 2023 है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। जल्दी से 3 नंबर को आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। दिया कुमारी, शिव शंकरी, पुष्पा भारती, कबीर बेदी।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है कि इसका उत्तर होगा पुष्पा भारती। देखिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, तो नाम से ही पकड़ लेना चाहिए। दिया कुमारी अभी बहुत चर्चित पर्सनालिटी हैं, जिन्हें सॉरी राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाया गया है। कबीर बेदी तो एक्टर हैं, तो दो तो ऐसे ही है, आप स्किप कर दीजिए। बाकी शिवशंकरी और पुष्पा भारती में तो ठीक है। शिवशंकरी पहले उनको काफी पुरस्कार मिले हैं, लेकिन ये अभी करंट इवेंट में नहीं है, तो ले दे करके पुष्पा भारती है। तो थोड़ा सा मतलब इसको जो है आप ऑप्शन से भी करने का प्रयास करिए, कुछ दिमाग लगाइएगा परीक्षा हॉल में। देखिए वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान हिंदी भाषी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया जाएगा। उनकी रचना यादें और यादों, यादें यादें और यादों के लिए, मतलब ये इनकी रचना है, यादें यादें और यादें। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। एक स्टेप पीछे भी आकर के, चूंकि 33वां मिल चुका है, तो बहुत संभावना है कि यहां से पूछा जाए। लेकिन अगर एक स्टेप पीछे जाए 2022 के बारे में पूछ ले, तो भी आपके लिए घबराने की बात नहीं। देखिए यहाँ बताया गया ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। कृति क्या थी इनकी? पागल खाना के लिए। और थोड़ा सा व्यास सम्मान के बारे में जान लीजिए। अगर 31वां भी पूछ ले, तो 31वां व्यास सम्मान जो है वो असगर वजाहत को मिला था। इनका जो नाटक था महाबली, इनका एक नाटक था, इसके लिए मिला था। हालांकि 31वें पे बहुत संभावना नहीं है, लेकिन 32 तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्टेप जा करके वो पूछता ही रहता है आयोग। और 33वां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। देखिए व्यास सम्मान क्या है कि यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो व्यास सम्मान दिया जाता है वो किस साहित्य के किस विधा के लिए दिया, तो जो हिंदी साहित्य है, नहीं न कि संस्कृत या उर्दू या जो भी और लिटरेचर है। ये व्यास सम्मान केवल हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। वो भी कोई लेखक है, कोई रचनाकार है, कोई कवि है, पोएट है, तो उसकी 10 वर्ष की जो रचना होती है उसमें कंसीडर किया जाता है। और यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया? मीरा चंद्र, शाहरुख खान, रेणुका सिंह, कबीर बेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोग कमेंट करके बताएं। इटली का जो पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। अभी किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। और देखिए कमेंट सभी को करते रहना है। कमेंट तो आप लोग इसलिए भी करते रहिए क्योंकि इससे हमको आपकी वस्तुस्थिति का पता चलता है। दूसरी चीज, हमको भी एक मोटिवेशन का काम करता है कि नहीं ठीक है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक्टिव हैं, तो एक्टिव बने रहिए। और इसी तरीके से समृद्धि संस्थान द्वारा जो आप लोगों के लिए पहल की जा रही है उसका लाभ उठाइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा कबीर बेदी। और इसकी थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडियन में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कबीर बेदी पे। अगर इटली की बात है, देखिए फ्रांस का भी मिला है, स्पेन का भी मिला है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको जो भी पुरस्कार मिले हैं वो चूंकि पूछता भी है, तो जब भी ऐसा कुछ आए तो थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करके चीजों को देखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किस वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया गया? ICMR पुरस्कार, पद्म भूषण, कर्मवीर चक्र पदक, पद्मश्री। बताइए कि जो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को मिला है कौन सा पुरस्कार इसमें से मिला है? आप सभी कमेंट करके बताइए। और सभी लोग कमेंट करें, 5 नंबर सभी लोग कमेंट करें।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। कर्मवीर चक्र जो पदक है वो इन्हें मिला है। थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, कर्मवीर चक्र पदक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को मिला है। और नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समारोह में डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 में विशेष रूप से होमोसेपियंस में कोशिकाओं की स्मृत गतिविधियों के अध्ययन के लिए दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि आयोग जो है एक कदम आगे जाकर के या एक स्टेटमेंट यही बना दे कि ठीक है इनको तो मिला है, लेकिन इनको किस काम के लिए मिला है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि होमोसेपियंस में कोशिकाओं की स्मृति गतिविधियों के अध्ययन के लिए ये पुरस्कार इनको जो है मिला है। मतलब इस क्षेत्र में इनका बहुत ही उल्लेखनीय काम रहा है। और जब कोई भी पुरुष हो या मेल फीमेल हो, जब कुछ ऐसे उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको तमाम प्राइज मिलते हैं, संस्थाएं उनके परिश्रम को अप्रिशिएट करती हैं। तो वही इसमें दिखाया गया। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग जो है अब जा करके गहराई में पढ़ना शुरू करिए। अगर आप विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे, जो ट्रेंड देख रहे होंगे, तो अब वन लाइनर क्वेश्चन का जमाना चला गया कि जब आप पतली सी करंट की बुक लेट पढ़ करके और आप करंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। और करंट को यदि आपने थोड़ी सी लापरवाही से देखा या लगा कि करंट है कर लेंगे, तो विश्वास मानिए करंट जो है वो ऐसा करंट लगाता है कि फिर तो समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो करंट में क्या है ना कि करंट में यदि आप थोड़ा सा भी बेहतर प्रयास कर लेंगे, एफर्ट लगा लेंगे, तो यहाँ सही करने की संभावना 90% तक होती है। मतलब अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 27 तक तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। और अगर थोड़ा सा भी इसमें लूज हुए तो समझ लीजिए कि आप कब 15-16 पे आ गए। और ये जो 10 क्वेश्चन का जो गैप हो रहा है, आप लोग को पता ही होगा कि एक एक क्वेश्चन का मतलब किस तरीके से कंपटीशन टफ है। सीटें चूंकि बहुत कम आ रही हैं तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, तो एक क्वेश्चन भी आपको लड़ाई से बाहर कर सकता है। तो यहाँ तो 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही दे रहे हैं जहां आपको नहीं देना है। देखिए, करंट में तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि जीएस का ऐसा क्षेत्र होता है कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ के भी जाए, वहां बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन अगर जीएस आपका खराब हो रहा है, आप अच्छे स्टूडेंट है, पीछे भी आप लोगों ने 1-2 मेंस लिखा है, तो वहां से आपको दहशत में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो विश्वास मानिए कि जो अच्छे बच्चे भी होंगे उनसे भी नहीं बन रहा होगा। लेकिन करंट की जो चीजें होती हैं, करंट तो आपको बेहतर करके ही आना ही है। यदि आपका करंट गलत हो रहा है तो आपको लड़ाई से बाहर हो ही जाना होगा। वो आपका जीएस कभी आपको नहीं बचा पाएगा। और यदि आप जीएस में थोड़ा सा गड़बड़ भी करके आ जाते हैं, मतलब अपवाद ये है कि पीवाईक्यू गलत नहीं होना चाहिए। अगर जीएस में भी आपका पीवाईक्यू गलत हो रहा है तो वो तो एक तरीके से अब क्या ही कहा जाए, तो पीवाईक्यू नहीं गलत होना चाहिए। और उसके बाद यदि आप करंट सही कर रहे हैं तो आप हमेशा रेस में बने रहेंगे। ये यूपी पीसीएस या यूपी के एग्जाम के लिए तो ये मूल मंत्र है। इसको तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको करंट अफेयर्स बहुत बेहतर तरीके से करना है। और जो पीवाईक्यू वहां से गलत नहीं करना, वहां आपको 100% सही करना है। बाकी तो सिलेक्शन निश्चित है, पीटी बिल्कुल आप पास करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। हाल ही में किसने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, अजय बंगा, झेंग किनवेन, इगा स्वीएटेक, एलिना स्वितलुना। बताइए आप लोग इसमें क्या होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6। और सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये कमेंट सभी लोगों को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा ईगा स्वीएटेक करके हैं, इन्होंने जीता है। देखिए, ये लगातार दूसरी बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल की और अपना लगातार दूसरा WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जीता है। मतलब
पिछले बार का भी इन्होंने ही जीता था और इस बार भी। वह मतलब ये जो है ईगा है, वह सेरेना विलियम्स के बाद यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला है। मतलब अगर सेरेना विलियम्स को छोड़ दिया जाए तो ये उसके बाद पहली ऐसी महिला है कि जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। यानी कि अभी तक 2 महिलाओं ने जो है इस उपलब्धि को हासिल किया है। पिछले साल सेवानिवृत्त हुई विलियम्स, मतलब यही सेरेना विलियम्स जो है 2012 से 2015 तक WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता और 4 बार यह खिताब जीता है। मतलब जो सेरेना विलियम्स है, आप सभी जानते होंगे कि जो विलियम्स बहनें हैं, जिसमें सेरेना भी है और वीनस विलियम्स, ये 2 बहनें हैं। वीनस का तो करियर बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन सेरेना का तो एक समय आप लोग देखते ही होंगे कि उनका जो है टेनिस में एक छत्र राज था फीमेल में। और अभी चूंकि एक समय के बाद अवस्था भी ज़्यादा हो गई है और चूंकि वो वैवाहिक जीवन में चले गए, बच्चे उच्चे भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनका प्रभावित हुआ है। तो लेकिन ये अपने समय में एक तरीके से टेनिस सनसनी थी, जिसको कहा जाता है कि टेनिस सनसनी, जैसे हमारे यहाँ सानिया मिर्जा को हम लोग कहते हैं। तो इनका भी कद वही रहा है और इनका कद तो खैर बहुत बड़ा रहा है और अभी भी इनका रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब जो नई टेनिस खिलाड़ियां हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना गया? आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। बहुत ही महत्वपूर्ण है पेटा के बारे में और आप सभी लोग को बताना। और चूंकि होता क्या है, ये प्रत्येक वर्ष चुना जाता है और आप लोगों को जो चुना जाता है, जैसे पिछले साल, इस साल या इसके पिछले साल, सबका नाम दे देते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, हालांकि आप लोग जान ही रहे होंगे। कमेंट करें 7 नंबर, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये तो किसी का गलत नहीं होगा। 7 नंबर बताइए आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा दिया मिर्जा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, 2023 की बात हो रही है और इसीलिए थोड़ा सा इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए पेटा इंडिया ने पशु संरक्षण की वकालत करने के लिए दिया मिर्जा को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है। अगर 2023 की बात हो तो कौन है? दिया मिर्जा है। अब दिया मिर्जा के बारे में हमको लग रहा बताने की जरूरत नहीं होगी, आप सभी जान रहे होंगे कि फिल्म क्षेत्र से जुड़ी हुई है। फिर पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? सोनाक्षी सिन्हा। अगर यही पुरस्कार 2022 के बारे में पूछे, जो कि बहुत संभावना है कि आयोग पूछ सकता है, तो आपको 2022 को भी ध्यान में रखना है। तो 2022 सोनाक्षी सिन्हा है और 2023 दिया मिर्जा है। एक कदम और पीछे चला जाए, हालांकि जाएगा नहीं, अब इतना भी पीछे तो नहीं जाना चाहिए, तो 2021 की बात की जाए तो ये होगा आलिया भट्ट। तो 21 में आलिया भट्ट, 22 में सोनाक्षी सिन्हा, 23 में कौन सी है? दिया मिर्जा। तो इन तीनों लोगों को देख लीजिए। और अब इसमें स्थापना है 22 मार्च 1980 को हुआ। अध्यक्ष इंग्रिड न्यूकिर्क है। ये सब तो खैर ये प्रकृति जो है इसकी गैर लाभकारी संस्था। मुख्यालय जो है, हाँ देखिए मुख्यालय इसका जरूर देख लीजिए, पेटा इंडिया का मुख्यालय जो है वर्जीनिया अमेरिका में है। तो चलिए ये हो गया। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, मोहम्मद शमी, ए और बी दोनों को। बताइए आप लोग जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। और देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है वो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार होता है। पहले इसको राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, अभी इसको हटा करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है और अब मेजर ध्यानचंद के नाम से ही ये आएगा। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए 8 नंबर का क्या होगा, और सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताइए 8 नंबर का क्या होगा। कमेंट सभी लोगों को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। देखिए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो है और चिराग शेट्टी, इन दोनों लोगों को ही इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। देखिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा कि ये किस विधा से संबंधित है।
ये जो प्लेयर हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन्हें प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। और इसी के तहत देखिए अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है। 17 खिलाड़ियों को चुना गया। तो ये जो मोहम्मद शमी है क्रिकेटर, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मोहम्मद शमी का ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डाला है। रीजन ये है कि शमी आप सभी जानते हैं कि यूपी से संबंधित है, और चूंकि इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, क्रिकेट से संबंधित है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बना सकता है यूपी कमीशन। और अंतिम बंगाल जो है कुश्ती के लिए इनको मिला है। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा के कोच आर बी रमेश कोचों के लिए एक खेल सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। मतलब जो द्रोणाचार्य पुरस्कार किया गया है, किसे दिया गया है, तो ये जो आर प्रागनंदा है, जो वो सारी शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनके जो कोच हैं आर बी रमेश को दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि भाई द्रोणाचार्य कौन होते हैं, जो गुरु होते हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही ये पुरस्कार दिया जाता है। और आप लोग बताइए कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो किसके गुरु रहे हैं एंशियंट एज में, कमेंट जरूर करिएगा। तो उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार मिला है आरबी रमेश को दिया गया है। और ये शतरंज जो खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा हैं, उनके ये गुरु हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिए, यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न पूछ ले। और चूंकि इसलिए हम इतना डिटेल से करवा रहे हैं क्योंकि अब आयोग पहले वन लाइनर पूछता था, लेकिन अब 2-3 स्टेटमेंट दे के पूछ रहा है। तो ऐसे दे देगा 2-3 स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बना सकता है कि ठीक है मेजर ध्यानचंद ये इनको मिला। फिर दे देगा कि अर्जुन खेल पुरस्कार जो मिला मोहम्मद शमी को मिला, और इसी में दे देगा और नाम गलत कर देगा। तो आप लोगों को अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा डिटेल यहाँ है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में भारत के शीर्ष शहर हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। देखिए मर्सर एक संस्था है, इसके द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। और इसमें बताना कि भारत का कौन सा जो शहर है वो शीर्ष स्थान पर है। सभी कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट करके बताइए और कमेंट करते ही रहना है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा हैदराबाद। चलिए इसका थोड़ा सा ऑप्शन देखिए। देखिए क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 की बात हो रही है, जारीकर्ता मर्सर है। भारत के शीर्ष शहर, इसमें भारत के कुछ 7 शहर शामिल हैं। मतलब ये जो मर्सर द्वारा जो जारी की गई रैंकिंग, इसमें भारत के 7 शहरों को शामिल किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 7 शहरों को शामिल किया गया है। सबसे बेहतरीन जो रैंकिंग है वो हैदराबाद की है, 153। अब आप सोचिए जो हमारा हैदराबाद है वो सबसे बेहतरीन रैंक पे है, लेकिन उसकी रैंक कितनी है, 153। दूसरे नंबर पे पुणे 154 रैंक पे है, और बेंगलुरु जो है 156 रैंक पे। तो ये तीनों का आप क्रम याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्रम में पूछ ले तो हैदराबाद शीर्ष पे है, फिर पुणे है, फिर बेंगलुरु है। और अगर विश्व स्तर पर बात किया जाए, विश्व स्तर पर, तो सबसे जो पहली रैंकिंग है वो वियना है। और ये ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है, उसका ये शहर है वियना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड, और ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का एक शहर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि नंबर 1 पे वियना, नंबर 2 पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पर ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ये जो शहर है ये है। और देखिए इसका तो आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, विश्व का शीर्ष शहर वियना ऑस्ट्रिया, और भारत का हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना होगा। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए। फिनलैंड है एक देश, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही छोटा, बहुत ही समृद्ध देश है। और आप लोगों की जानकारी होगी कि जो पहले मोबाइल
क्षेत्र में जो सबसे बड़ा नाम होता था नोकिया, वो यही यही की कंपनी थी, फिनलैंड की कंपनी थी। तो आप लोग फिनलैंड के बारे में जान लीजिए, इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट ये भी जान लीजिए फिनलैंड को। तो ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ईरान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रूस। आप लोगों को नाम से तो लग रहा होगा ये सारे देशों में ईरान अफगानिस्तान तो हो ही नहीं सकता। रूस में भी स्थिति ऐसे ही है, यूक्रेन में तो अभी समस्याएं चली रही हैं। लेकिन जो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं होगा, विश्वास करिए उत्तर वही है। अब इतना ज़्यादा हिंट आप लोगों को दे दिए हैं, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताओ भाई, आप लोग भी क्लासरूम के स्टूडेंट, आप लोग भी बताएं इसमें क्या होगा 10 नंबर का। अच्छा, क्लासरूम में मिश्रित आ रहा है, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। और लोग भी बताएं। अच्छा, सी भी आ गया, बहुत बढ़िया है। मतलब आप लोग सारे ऑप्शन का सम्मान करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। हम्म, चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया है, वो एकदम सही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार मिल रहा है अफगानिस्तान के एनजीओ को, लेकिन क्यों नहीं हो सकता है भाई। अगर आप हिंदू धर्म में देखिए तो हिरण्याकश्यप के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था। तो आज भाई अगर महिलाओं की अधिकारों को लेकर के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति अफगानिस्तान में है, ईरान में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के सभी लोग बुरे हैं, कुछ संस्थाएं हैं अच्छी हैं, कुछ लोग अच्छे हैं जो प्रयास भी कर रहे हैं। और उन्हीं के प्रयास को अप्रिशिएट करने के लिए, अगर कोई इतनी विषम परिस्थिति में भी चीज़ों को सोचिए, अफगानिस्तान में जहाँ तालिबानी शासन है, आप लोग इस समय न्यूज़पेपर में तो स्थिति देख ही रहे होंगे। और उस विकट परिस्थिति में भी अगर कोई महिलाओं की समानता की बात कर रहा है, महिलाओं की एजुकेशन की बात कर रहा है, महिलाओं के हेल्थ की बात कर रहा है, तो वो चाहे व्यक्ति हो या संस्था हो, कितना कितना साहस लेकर के काम कर रहा होगा जब बात उसके जान की हो। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। और वही प्रयास वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण देश, महत्वपूर्ण संस्थाएं करती भी हैं। और इसी दिशा में फिनलैंड ने ये प्रयास किया है। अफगानिस्तान का एक एनजीओ है, उसको दिया गया है। तो चलिए, इसमें तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्या डिटेल से बताएं तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और आगे आप लोग देखिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? 2, 3, 5, 7। यूपी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट में जो है यूपी विशेष से भी क्वेश्चंस आते हैं, यूपी स्पेशल से, और यूपी स्पेशल से ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस 2 पंचायतों को चुना है। चलिए, उत्तर तो हम बता दिए 2। आप लोग का पेपर ही जो है वो लीक हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसकी व्याख्या देख लें। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इसमें जो सबसे पहला सिद्धार्थनगर जिला, यूपी में एक सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है जो बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है। भनवापुर ब्लॉक की नहीं, भनवापुर नहीं होगा, ये हमको लग रहा भानपुर होगा। भानपुर ब्लॉक की, या सारी भनवापुर ही होगा, ब्लॉक की ग्राम पंचायत हुसड़ी औसानपुर को, ये नाम याद रखिए, हुसड़ी औसानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थनगर जिले की भनवापुर जो है वो ब्लॉक है, और नाम क्या है ग्राम पंचायत का? हुसड़ी औसानपुर। ये बहुत महत्वपूर्ण, इनको किस लिए मिला है? तो दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये पहला हो गया। दूसरा जो है, मुरादाबाद जिले की दिलारी ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 LSDG विषयों के तहत
समग्र प्रदर्शन में द्वितीय रैंक के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। एक को मिला है दीनदयाल उपाध्याय, एक को मिला है नानाजी देशमुख पुरस्कार, तो ये भी याद रखना है। एक है मुरादाबाद की ग्राम पंचायत मिलक और दूसरा सिद्धार्थनगर की हुसड़ी और शानपुर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको तो अभी आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर नोट करने में समस्या आ रही है तो हमारे टेलीग्राम पे आइएगा, हम यहाँ की टीम से कह दे रहे हैं कि वो जो है इसका पीडीएफ जो है वहाँ दे देंगे टेलीग्राम से, आप लोग वहाँ डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। 23 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सभी लोग कमेंट करके बताएं। और आप लोगों को ये भी कमेंट करना है कि इसमें जो है अगर पहला नहीं मिला है तो किसको पहला मिला है, ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट करके। आप लोगों को हम 10 सेकंड दे रहे हैं, कमेंट करके बताएं। 12 नंबर सभी को कमेंट करना है। देखिए 2023 की बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए थे और इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा तीसरा। और थोड़ी सी इसकी जो है आप लोग व्याख्या देखें। देखिए गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं कि बहुत से स्टेट हैं जो किसी थीम पे झांकी बनाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का, असम का, फिर पंजाब का, केरल का, ऐसे बनाते हैं। और कुछ मंत्रालय भी होते हैं जिनकी अपनी झांकियां होती हैं। और आप लोग गणतंत्र दिवस परेड पर आप लोग देखते होंगे कि वो मार्च पास्ट करती हैं, जाती हुई दिखाई देती हैं, तो उसी की बात हो रही है। और तो ये तो तीसरा, चूंकि उत्तर प्रदेश को तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है। तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की मानस खंड विषय पर आधारित झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो उत्तराखंड की जो झांकी है और जिसकी थीम क्या है, मानस खंड। अब मानस खंड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, रामचरितमानस और हमारे तुलसी बाबा, तो उसमें कुछ हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। उसी पे आधारित ये थीम थी और उसी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। अब अगला जो एक थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए कि अगर एक वर्ष पीछे जाके पूछे, 2022 की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान मिला। अगर 2022 की बात करें, देखिए जब प्रश्न पढ़िएगा तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि वो 2022 के बारे में पूछ रहा है कि 2023 के बारे में। अगर 2022 के बारे में चीजें पूछी जा रही हैं तो वो फिर उत्तर प्रदेश की झांकी है। कौन सी झांकी है? एक जिला एक उत्पाद और जो काशी कॉरिडोर पे आधारित, थीम पर आधारित जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की, वो नंबर 1 रैंक प्राप्त करती है। लेकिन अगर 2023 की बात करें, 23 में नंबर 1 जो है वो स्थान प्राप्त हुआ है उत्तराखंड के मानस खंड थीम पर आधारित झांकी को मिला है। और जो हमारी 23 की झांकी थी वो अयोध्या का जो दीपोत्सव मनाया जाता है, अभी हाल ही में दिवाली खत्म हुई, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हमारे जो है सीएम महोदय भी जाते हैं, कभी कभी तो प्रधानमंत्री जी की भी भागीदारी होती है और बहुत भव्य तरीके से इधर मनाया जाने लगा है दीपोत्सव कार्यक्रम। तो वो जो है सम्मिलित तो थी, लेकिन उसको कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो उसको जो है तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण इवेंट है उत्तर प्रदेश से संबंधित। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्मित थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया है? महाराजगंज, देवरिया, बलरामपुर, सोनभद्र। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा।
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्मित थारू जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया है? देखिए घबराइए नहीं, सेकंड लास्ट है आज। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा व्याख्यात्मक थे तो इसलिए टाइम लग रहे हैं, लेकिन सोचिए इस व्याख्याओं से भी आपको हम कितनी जानकारी दे रहे हैं। देखिए आप लोगों को तो लग रहा होगा कि सर जो है हमारा 35-40 मिनट लिए और करवाए कितने क्वेश्चन, 14-15, लेकिन आप अगर व्याख्याओं को कंसीडर करेंगे और रियली में जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है, तो आप देखेंगे कि आपका वो क्वेश्चन जस्ट डबल क्या ट्रिपल की संख्या में पहुंच जाएगा। मतलब ये अगर देखा जाए तो आपका करीब करीब इस 15 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। तो आप ऐसे पढ़िए और व्याख्या को तो बहुत ध्यान से पढ़िए। तो बताइए इसमें जल्दी से 13 नंबर, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर ग्राम में, देखिए ये जो गांव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, में निर्मित थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया है। कहाँ किया है? बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर गांव है वहां किया है। कब किया है? तो 19 जून 2023 को किया है। यह प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला जनजातीय संग्रहालय। और मैंने पीछे भी क्लास में बताया कि जब कभी पहली चीज की बात हो, कोई भी इवेंट यदि पहला हो रहा तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूंकि ये पहला है और जनजातियों से संबंधित है, जो हमारे समाज के निचले पायदान पे हैं, उनके उत्थान की बात हो रही है, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हो जाता है आपकी परीक्षाओं के लिए। इस अवसर पर उन्होंने थारू संस्कृति पर आधारित उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बलरामपुर में किया गया। बलरामपुर में कहाँ किया गया? तो इमिलिया कोडर में किया गया। ध्यातव्य है कि इस संग्रहालय की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में आदिवासी संग्रहालय बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। मतलब ये जो थारू जो है वो भी आदिवासी हैं, जनजाति हैं, और बलरामपुर में तो शुरू ही हो गया है, लेकिन इसी आधार पर 3 जगह और, लखनऊ मतलब जो हमारी राजधानी है, फिर सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी आदिवासी संग्रहालय बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे ही दे देगा और कहेगा कि कहाँ ये योजना नहीं है। तो 3 तो ये हो ही गया, एक ऐसा दे देगा स्थल, सपोज करिए कि इलाहाबाद दे दिया, प्रयागराज, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके अतिरिक्त कन्नौज में एक बाल संग्रहालय, जो बाल संग्रहालय की बात हो रही है वो कन्नौज में बात हो रही है। और वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय तथा हस्तिनापुर एवं गोरखपुर में नए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय बनाए जाएंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरी स्लाइड ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको 14 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन और मिल गए। यदि बाल संग्रहालय की बात करें तो कन्नौज में होगा। फिर अगर प्राकृतिक संग्रहालय की बात करें तो हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में होगा। और संत रविदास जो हैं उनकी बात करें तो वाराणसी में होगा। तो ये आपके 4-5 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में यूनिसेफ किस देश के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा। जो यूनिसेफ है एक संस्था है वैश्विक स्तर पर, वो किसी एक देश के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने जा रहा है। वो किस देश के साथ? ईरान, भारत, यूक्रेन, रूस। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। और चूंकि लास्ट है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका तो आप सभी लोग सही से उत्तर देंगे और सभी लोग उत्तर देंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, 14 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा भारत। अभी जाइएगा नहीं, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना भी देनी है। हमारा जो है यूपी पीसीएस, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस की इस बार परीक्षा जो है मार्च में प्रस्तावित है और अब बहुत गिनती के समय रह गए हैं। तो हमारा जो है यूपी पीसीएस को लेकर के भी टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो रही है। इसमें एडमिशन भी प्रारंभ हो गए हैं
तो आप लोग जल्दी से अपनी सीट सुरक्षित करें। अभी बहुत कम फी पे एडमिशन हो रहा है, मात्र 599 रुपये पे। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। यहाँ आप लोग को बता देंगे लोग डिटेल से, तो इसका लाभ उठाएं और अभी जाइएगा नहीं, आगे थोड़ा सा आप लोग देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिसके माध्यम से हम आप जुड़े हैं, हमारा ये YouTube चैनल समृद्धि IAS का, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही के द्वारा आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज, ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है। इससे तो आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF आपको यहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको जो है इसका आप PDF बना के भेजिए, हम उसकी वहाँ मार्किंग कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। साथ ही साथ अगर आपको एक चीज और मिलेगा कि वहाँ बच्चे लिख भी रहे हैं तो आपको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी। और उस इस टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगे कि समय समय पर प्रीलिम्स को लेकर के क्विज भी आयोजित किए जाते हैं जो एकदम निःशुल्क है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वीक में कम से कम, हमको लगता है कि 2 या 3 बार तो हो ही जाता है, 2 बार तो श्योर होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि 3 बार करा दें। तो 3 बार आप यहाँ, आपको PDF टेस्ट भी कभी कभी यहाँ करवाया जाता है। और करंट अफेयर्स पे तो नित्य प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में आप उठेंगे, आप अपना टेलीग्राम देखेंगे तो आपको समृद्धि संस्थान की तरफ से जो दैनिक करंट अफेयर्स है उनकी भी एक श्रृंखला आपको रोज प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये इतना बेहतरीन है, तो ये आप, चूंकि ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए एकदम फ्री है तो आप लोग इसका लाभ लीजिए। तो चलिए, और लास्ट में अगर आप लोगों ने हमारा पिछला जो है करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कवर किया है और वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप जा करके वहां से देखिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको।